देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, एक तरफ IMF का मुआहिदा हो गया है, दूसरी जानिब मामला ये है कि सवाल ये है कि अब जो इलेक्शंस होने हैं, जनरल इलेक्शंस, उसके ऊपर क्या तमाम जो हुक्मरान हैं वो एक पेज पर हैं और वो डिसाइड कर पा रहे हैं कि इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने, लेट होने हैं या टाइम से होने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जो हम देख रहे हैं, IMF मुआहिदे की पासदारी करेंगे, इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला है। वज़ीर आज़म ये बात कर रहे हैं, लेकिन क्या एक आम आदमी को रिलीफ मिल रहा है इससे? कल भी हमने ये बात की थी। दूसरी जानिब PAC का PTI दौर के 3 अरब के डॉलर के कर्जों के मामले का फॉरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म भी सामने आया है। साथ ही साथ जी इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर आज फिर महंगा हो गया। हालांकि 2 दिन तो डॉलर ने अपना असर दिखाया कि किस तरह से नीचे आया, लेकिन अब उस असर का जो देर पा हल है या कोई कहते हैं ना असर है, वो ज़्यादा देर तक नहीं चल पाया और आज जो है वो फिर से डॉलर ने आंखें दिखानी शुरू कर दी और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसके अंदर हमने देखा कि डीवैल्यूएशन की तरफ अगेन वो गया। दूसरी जानिब लाहौर में जी पहले तो कराची बहुत ज़्यादा हमेशा से बनता रहा है, मौसमी तब्दीली जब आती है और बारिशें होती हैं तो महवर ख़बरों में, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि लाहौर में बहुत ज़्यादा जो है वो बारिश का 30 साल रिकॉर्ड करें कि टूटा तो है ही वहाँ, लेकिन मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए और लाहौर में बहुत तेज़ तरीन बारिश हो रही है पिछले 2 दिन से। कल भी मुझे कोई बता रहा था कि वहाँ पर हालात ये हैं कि जी ट्रांसफार्मर्स उड़ उड़ के चले गए कहीं ना कहीं और लाइट नहीं थी रात को 3:30 4 बजे तक लोगों के घरों में। तो ये लाहौर का, और ये लाहौर के मैं बहुत एलीट जगह की बात कर रही हूँ और बहुत ही अहम सोसाइटीज़ की और एलीट्स जगहों की बात कर रही हूँ। वहाँ पे ये हालात है तो फिर पता नहीं अंदरूने लाहौर क्या हालात हुए होंगे इन बारिशों से। जबकि कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा लाहौर को जी बनाया गया है, हमेशा वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट का काम हुआ है, डेवलपमेंट का पैसा वहाँ सबसे ज़्यादा लगता है, बजट वहाँ सबसे ज़्यादा लगते हैं पंजाब में ख़ास तौर पे, लेकिन उसके बावजूद अगर पंजाब में ये हो रहा है तो इट्स वेरी कंसर्नफुल अगैन। दूसरी जानिब GB असम्बली में बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर गया जी, सूरत हाल बड़ी वो हो गई और वहाँ भी PTI में फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया जी। और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाले गुलबर खान का दावा है कि उन्हें मज़ीद 3 PTI अरकान की हिमायत हासिल है। तो ये बड़ा एक मामला है जी जो कि हम देख रहे हैं। इसी सब पर जी बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद हैं आज सबसे पहले जी आगा मसूद साहब हैं स्टूडियो में, सीनियर तज्जियाकार हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही जी मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर निसार खोड़ो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और सेनेटर गौस हैं PMLN से। आप दोनों मौजूद मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया। सबसे पहले आगा मसूद साहब आपकी तरफ आऊँगी। आगा मसूद साहब, सियासी मंजरनामे में तो बड़ी हलचल है, लेकिन ये कि लाहौर की भी अगर मैं बात करूं और पंजाब की भी, जैसे कि मैंने देखा कि बारिशें बड़ी हुई हैं, वहाँ तो कहा जाता था कि डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हुई है हमेशा, लेकिन वहाँ भी हम देख रहे हैं हालात तो अच्छे नहीं है बारिशों के नतीजे में। नहीं, ये तो सबसे पहले रिजा आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने मुझे इनवाइट किया। बात असल ये है कि जो क्लाइमेट चेंज है और उस पर तो किसी का कंट्रोल नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि ये तय पाया था अमेरिका और चीन के दरमियान के 1.5 से सेल्सियस से ज़्यादा आगे टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया में टेम्परेचर जो है वो 2 से आगे बढ़ गया है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इसके असरात डेवलपिंग कंट्रीज़ में हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान है। आप जैसे लाहौर का आप जिक्र कर रही हैं, आप कितना ही डेवलपमेंट कर लें, लेकिन अगर ये है कि जो बारिशें होती हैं या हवाएं चलती हैं वो इतनी ताकतवर होती हैं कि जो आपके सारे मतलब ये कि जो मनसूबाबंदी होती है तरक्की की वो भी मलियामेट हो जाती है। तो चुनांचे बारिशों पर तो ज़ाहिर है कि कंट्रोल नहीं है ना, ये तो कुदरत की तरफ से आफात हैं। और ये कहना कि यकीनी तौर पर पंजाब में डेवलपमेंट हुई है, लेकिन अगर ये डेवलपमेंट ना होती तो मैं समझता हूँ कि अभी तो सिर्फ 7 आदमी बेचारे शहीद हुए हैं या जाँ बहक हुए हैं। लेकिन हो सकता है कि अगर ये सिलसिला नहीं रुका तो जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं लाहौर के और जो कमज़ोर इलाके हैं जहाँ पर एक इंतहाई मार्जिनलाइज पॉपुलेशन रहती है वो उन पर भी असर पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त मौजूद हैं लोग जो हुकूमत कर रहे हैं पंजाब में, उनको ये सोचना चाहिए
कि वो इस पर ध्यान दें। देखिए क्लाइमेट चेंज जो है ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है और इसके असरात सिंध पे भी पड़ने वाले हैं। अभी तो सिंध जो है बचा हुआ है बारिशों से, लेकिन अगर यहाँ पे भी बारिशें हुई तो यहाँ का तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही वीक है। तो अगर यहाँ सूरत हाल और ख़राब हुई तो मैं समझता हूँ कि एक बार फिर हमें आलमी सतह पर लोगों से अपील करनी पड़ेगी कि हमारी मदद की जाए और सैलाब ज़दगान के सिलसिले में जो भी हो सकता है वो करें। तो मैं ही समझ रहा हूँ कि हमें बड़ा सीरियसली इस सिलसिले में बात करनी चाहिए। और देखिए पाकिस्तान जो है पोल्यूटर नहीं है, पाकिस्तान इज़ नॉट अ पोल्यूटर इन द क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान सफ़रर है, पाकिस्तान सफ़र कर रहा है इस क्लाइमेट चेंज से। लेकिन ये है कि अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना लें, अगर हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बना लें तो मैं समझता हूँ कि हम उसके असरात से बहुत हद तक बच सकते हैं। लेकिन ये कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ तवज्जो नहीं दी, उसको ज़रूरी उसकी जो मतलब इंजीनियरिंग जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उस पर हमने काबू नहीं पाया, तो वही असरात होंगे जो आज हम लाहौर में देख रहे हैं। देखिए तनकीद बराए तनकीद तो सभी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा इशू है कि जिस पर कि किसी का बस नहीं चल रहा। देखिए दो बड़े इस वक्त आलमी सतह पर दो बड़ी ताकतें हैं, चीन है और अमेरिका है। इनके दरमियान भी अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ कि हम कितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कितना टेम्परेचर कम करेंगे, किस तरीके से जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस को किस तरीके से कम करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ना दिस दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक इन्होंने वो फंड नहीं दिया। $100 बिलियन का फ़ंड था इस क्लाइमेट चेंज के सिलसिले में, वो भी फ़ंड नहीं मिला। जब वो फ़ंड नहीं मिला तो वो टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी? वो टेक्नोलॉजी ज़ाहिर है कि पहले तो बड़ी कौमों के पास आएगी, फिर छोटी कौमों के पास आएगी, तो वो टेक्नोलॉजी भी नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास। तो मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी सीरियस इशू। ये इशू पंजाब का नहीं है, ये इशू पूरे पाकिस्तान का है। और इससे मैं समझता हूँ कि हालात को ज़रा संभलना चाहिए और लोगों को ये भी गौर करना चाहिए कि जो फ़ंड आते हैं डेवलपमेंट के सिलसिले में, वो अगर हम खर्च करें इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में और उसकी तश्कील में, उसको बेहतर बनाने के सिलसिले में, तो आई थिंक वी कैन ओवरकम। मतलब पूरा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा बहुत तो हम कर सकते हैं। तो यही लाहौर में हुआ है। वो जो ज़्यादा मतलब ये कि उनको एम्फेसाइज जो करना चाहिए था वो नहीं कर सके। लेकिन एनी हाउ यू डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर द क्लाइमेट चेंज। राइट, ठीक हो गया। सेंटर गौस साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपको आवाज़ आ रही है? सेंटर गौस, सेंटर साहब आपको आवाज़ आ रही है? हेलो सेंटर गौस साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? सेंटर अच्छा चले, मैं निसार खोर साहब की तरफ चला जाती हूँ। निसार खोर साहब आपको आवाज़ आ रही है मेरी? चले ठीक है। मैंने एक ब्रेक पे भी जाना है, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद वापस आ रही हूँ। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, और इसी सब पे मजीद भी बात करते हैं। दूसरी जानिब जी मेरे साथ सेनेटर निसार खोड़ो साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी जाऊंगी। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। सेनेटर साहब हम ये देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स एक तो ग्लोबल वार्मिंग के भी असरात हैं, भी जैसे आगा मसूद साहब कह रहे थे, और अब ये कि दुनिया भर में जो ओवरऑल हम देख रहे हैं, और हमने भी देखा कि रिसेंटली भी जब पिछले साल भी फ्लड्स आए बलूचिस्तान में, सिंध में, तो कितने हालात ख़राब हुए। अब ये कि पंजाब में हम सूरत हाल जो देख रहे हैं पिछले 2 दिन से, वो बहुत कंसर्नफुल है, और ख़ास तौर पे निगरान हुकूमत भी इस वक्त मुश्किल में है। लाहौर में शदीद बारिशें हो रही हैं। पहले तो हम सिर्फ कराची के हवाले से खबरें सुनते थे, अब तो हमें लाहौर में भी नजर आ रही है। बावजूद इसके कि हम सुनते रहे कि डेवलपमेंट सारी लाहौर में हो रही है, पंजाब को सबसे ज़्यादा बजट जाता है हर चीज़, लेकिन इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। आप इसको कैसे देखते हैं मजीद आने वाले दिनों में? बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इज अ वेरी बिग कंसर्न। देखें, ये ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये दुनिया का मसला। हम इस ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सेदार बहुत कम है, बहुत कम है। वो पता नहीं 3% है या क्या है जिसमें पाकिस्तान ने इस पोल्यूशन में और ग्लोबल वार्मिंग के कोई हिस्सेदार बनाओ तो बनाओ हो, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग सारी दुनिया का मसला है। अब दुनिया के मसले को हम और आप खुदा करे कि 1 साल में ठीक कर लें। वो ओजोन लेयर की बात हो रही थी, उसमें वो सुराख बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, वो सब की बातें हो रही थी। ये सारी दुनिया का मसला है। अब उसमें पिछले साल सिंध में बहुत बारिशें हुई, हम रोते रहे, आपने भी हमारा साथ दिया, कुछ हमारी आवाज उठाई। आज लाहौर में बारिशें हो रही हैं। हम यही कह सकते हैं कि हमें दुनियावी लेवल पर
इस चीज को देखना पड़ेगा। वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो पोल्यूशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत सी चीजें करनी पड़ेंगी। उसमें पाकिस्तान का बहुत थोड़ा हिस्सा है, बहुत थोड़ा हिस्सा है। लेकिन एक तरफ से तो हमने कहा सुनामी, हमने कहा कि जी हम दरख्त लगाने की रिकॉर्ड तोड़ देंगे। अब दरख्त क्यों लगाते हैं? कि बारिशें हों। एक तरफ से दरख्त लगाना मतलब कि बारिशों को इनवाइट करना होता है या पोल्यूशन को खत्म करना होता है, लेकिन उसके असरात अभी तक नहीं पड़े पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान की कुछ जो ऐसी बनी है फिजा जिसमें ये खित्ता जो है दुनिया का, ये थोड़ा सा नजर में आ गया है, जिसमें ये सारी चीजें हो रही हैं। अब उसमें आप और मैं बैठ के भी बात करेंगे तो भी हमारे कंट्रोल में वो बात नहीं है, क्योंकि ये पोल्यूशन ये दुनिया का किया हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग इस वजह से हुई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन से। क्या हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को खत्म कर सकते हैं? नहीं। उसकी जो चीजें हैं, जो एमिशन होती है, उसको कंट्रोल करने के तरीके हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़े पैमाने की बात है, बहुत बड़े लेवल की बात है। उसको अल्लाह करे कुछ कोई कैटर कर सके, कोई ठीक कर सके, ये तो कह सकता हूं मैं। हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे ऑल टुगेदर इस मसले से निपटने के लिए? आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं ये पूछ रही थी सेंटर साहब, आप कैसे देख रहे हैं अब आइंदा आने वाले दिनों में हुकूमतों को क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस मसले से निपटने के लिए? वो तो नीचे की मैनेजमेंट है, नीचे की मैनेजमेंट है कि पानी खड़ा न रहे। और पानी जाहिर है अगर लाहौर में बारिशें हो रही हैं तो वो पानी चल के दरिया में आएगा, दरिया सिंध पे आएगा, सिंध में सैलाब होगा। अब यही होता है ना, इन बारिशों के पानी को कहां ले जाया जा सकता है? कोई स्टोर तो नहीं किया जा सकता ना, कोई एक दिन में स्टोर बन सकता है। वो जाहिर है ढलान की तरफ आएगा पानी। ढलान कौन है? सिंध। पंजाब में बारिशें होंगी, दरिया है मुख्तलिफ, 5 दरिया हैं जिसमें पानी जाएगा। दरिया सिंध उनमें से एक है, और दरिया सिंध नीचे आएगा, उसमें सैलाब आ सकता है। हम दुआ कर सकते हैं कि इतनी बारिशें न हो कि हम फिर सैलाबी कैफियत में आ जाएं। राइट, ओके। अच्छा सेंटर गौस साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी। सेंटर गौस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी सेंटर गौस साहब, आपकी तरफ आऊंगी। गौस साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी, मैं सेंटर गौस साहब की आवाज़ मुझे नहीं आ रही है। ठीक हो गया सेंटर साहब। निसार खोड़ो साहब कह रहे थे कि अब ये तो देखना पड़ेगा नीचे वालों को भी कि जो है ना वो कैसे हो रहा है। मैं आपकी तरफ आऊँगी आगा मसूद साहब। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, अब गवर्नमेंट्स को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अब जो नई पॉलिसीज़ बनाई जाएंगी उसमें ये देखना होगा कि इन मामला से भी कैसे निपटा जा सकता है। जी देखिए, यहाँ तक पॉलिसीज़ का ताल्लुक़ है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के पास पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो सूरत हाल है वो तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मसला है ना। जिस तरीके से मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, देखिए दुनिया में, अभी मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था क्लाइमेट चेंज के बारे में, तो उन्होंने कहा कि 2 ऐसे ममालिक हैं जो पोल्यूटर्स हैं जिनकी वजह से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पर इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं। पहला है अमेरिका, दूसरा है चीन। तो ये ज़्यादा मतलब ये कि एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन इन 2 ममालिक की जानिब से हो रहा है। तो जनाब इन 2 ममालिक के बाद फिर यूरोपियन यूनियन आता है, फिर इसके बाद और दीगर ममालिक आते हैं जो डेवलप करते हैं। इंडिया आता है, इंडिया भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ से बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आज 5वीं इकोनॉमी बन चुका है इंडिया। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जितने भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ लोग जा रहे हैं उनको क्वेटो कमिटमेंट की तरफ जाना चाहिए। क्वेटो एक छोटा सा मतलब शहर है जापान में, जहाँ पर ये अहदनामा हुआ था, ये बाकायदा दस्तखत हुए थे कि हम $100 बिलियन जो है ना जमा करेंगे, और $100 बिलियन से हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे जिस टेक्नोलॉजी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन जो है ना उसको दरअसल ठीक किया जाए, और इसके साथ साथ जो है जो पोल्यूशन हो रहा है, इंडस्ट्रियल जो गैसेस निकल रही हैं, इनको किसी तरीके से फ़िज़ा में जो है ना उनको मेल्ट कर दिया जाए। तो अभी तक वो टेक्नोलॉजी ज़्यादातर इस्तेमाल मतलब अभी तक नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मतलब ये है कि उसकी तरफ हम जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये बात बिल्कुल सही है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जैसे छोटे ममालिक हैं, पाकिस्तान जिसमें शामिल है, वो तो मतलब सफ़रर हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ती है, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। और वो मुतासर इसलिए भी होते हैं कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, उनके जो डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं वो भी ठीक नहीं है। अगर उनके पास डेवलपमेंट के प्लान्स होते तो यकीनी तौर पर मतलब बहुत कुछ हो सकता है। मिसाल के तौर पर ये जो बारिश का पानी है
अगर हम छोटे छोटे डैम बना दें, है ना, अगर हमारे पास प्लानिंग होती तो यकीनी तौर पर हम छोटे डैम बना के हम बाकायदा इस पानी को स्टोर कर सकते थे। और जब ड्राई सीजन आता था इसी पानी को हम कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा मैंने वियतनाम में देखा, लाओस में देखा, मैंने कंबोडिया में देखा। हालांकि ये भी ऐसे इलाके हैं साउथ ईस्ट एशिया के जहाँ पे बड़ी मतलब ये कि बारिशें होती हैं और सूरत हाल बड़ी, वहाँ छोटे छोटे डैम बना रखे हैं, उससे सैलाब भी रुकता है और लोग जो है कल्टीवेशन भी करते हैं। हमारे पास प्लानिंग के मतलब ये कि जज्बा तो है, लेकिन हम कभी प्लानिंग को इफेक्टिवली लेकर सामने नहीं आते। तो यही वजह है कि पाकिस्तान सफ़र करेगा। और अब ये कहना कि सिंध में बारिशें नहीं होंगी, मैं अभी मैं नेशनल ज्योग्राफिक का एक प्रोग्राम देख रहा था, सिंध में बारिश की पेशनगोइयाँ हैं और बड़ी ख़तरनाक मतलब ये कि बारिशें होंगी। तो मेरी तो गुजारिश सिर्फ यही है कि अभी से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करें। अब आप एक नई लोकल गवर्नमेंट आई है, उसका ये काम है कि वो किसी तरीके से जो नालों में मतलब हर चीज़ पॉलीथीन भरा हुआ है, नाले जो हैं उसमें कचरा भरा हुआ है, ये सारी चीज़ें देखें और इसको मतलब ये कि जंगी बुनियाद पर इसको हल करने की कोशिश करें। रिज़ा मैं बता रहा हूँ कि अगर इन्होंने नहीं किया तो यकीनी तौर पर जैसे लास्ट ईयर हमारे साथ हुआ था, बारिशें नहीं रुक रही थी और दुआएं की जा रही थी कि बारिशें रुक जाएं, अब भी यही सूरत हाल होगी। क्योंकि देखिए इस वक्त जो टेम्परेचर था, आप बताइए कराची में 42 टेम्परेचर रहा है और फिर कब परसों 43 हो गया था। तो और ये वो फीलिंग 45 था। जी हाँ। तो मुझे बताइए कि ये सूरत हाल जो है ना, ये पूरी फिजा में जा रही है। और आपके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस के अलावा आप बताऊँ मैथीन गैसेस भी निकलना शुरू हो गई है। अब मैथीन गैसेस जो है ना, ये बड़ी जहरीली गैस होती है, तो वेरी डेंजरस। तो अब ये कि लोग दरअसल एक तो ये कि मुताले की कमी है, लोग पढ़ते नहीं है कि भाई सिर्फ ये कि भाई ग्लोबल वार्मिंग जो है ये एक इंटरनेशनल नहीं बल्कि हमको मिल के काम करना होगा। अगर $100 बिलियन अगर अभी तक ये बड़ी कौमें नहीं दे सकी, एंड 2 पोल्यूटर्स चीन और अमेरिका अगर ये मिल के इस बात को तय नहीं कर पाते, तो मैं समझता हूँ कि वो छोटे ममालिक हैं वो बेचारे पास वैसे भी माशी तौर पर बड़े कमज़ोर हैं, माशी तौर पर उनकी हालत बहुत कमज़ोर होती है, तो वो बेचारे क्या कर सकते हैं, वो इफेक्टिव हैं। ठीक है, सेंटर गौस साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? अब सेंटर गौस साहब आप मुझे सुन सकते हैं? दिस इज द थर्ड टाइम दैट आई एम आस्किंग हिम, मगर अनफॉर्चुनेटली हम उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे। बार बार हम कोशिश कर रहे हैं उनको कनेक्ट करने की। आई एम सॉरी, वो इधर मेरे पास मैसेजेस भी उनके आ रहे हैं लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। क्योंकि जाहिर सी बात है लाहौर वगैरह में इस वक्त बहुत तेज़ बारिशें भी हैं, वहाँ से किसी को लेना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम में भी आ रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, मैं ज़रा सेंटर निसार खोड़ो साहब की तरफ वापस जाऊँगी। सेंटर साहब आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्लियरली? जी आ रही है। ओके सेंटर साहब, अच्छा एक तरफ तो ये मामला है और बड़ा ही गंभीर मामला है और इसके ऊपर हमने मिनहासुल कौम, जैसे कि अभी आगा मसूद साहब भी कह रहे थे कि जंगी तौर पर इसकी तैयारियां करनी पड़ेंगी, इसको देखना पड़ेगा क्योंकि ये ओवरऑल, और अभी आपने भी कहा कि ये अब दुनियावी मसला है और पाकिस्तान तो 2% सिर्फ इसमें का शामिल है जो इस सारे मामले में, लेकिन इससे जो गैसेस उसकी निकल रही है, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो नहीं कर रहा। और बाकी 98% जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज खास तौर पे जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है, बावजूद इसके कि हम बहुत सारी कंट्रीज जो है वो पेरिस ट्रीटी के सिग्नेटरी भी है, जिसमें पाकिस्तान भी है उसका सिग्नेटरी, लेकिन उसके बावजूद वायलेशंस भी हो रही हैं। तो इसमें आप इफेक्टिवली क्या देखते हैं कि ओवरऑल क्या, जैसे कि अभी आगा मसूद साहब ने कहा पॉलिसीज तो बहुत सारी बनी हुई हैं, लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशंस भी हमें देखनी होंगी कि किस तरह से और इस मामले पे कैसे सब ऑल टुगेदर एक साथ पेज पे काम कर सकते हैं बैठ के। आप कैसे देखते हैं इस बात को? देखें मोहतरमा, जो बारिशें हुई, जो नुकसानात हुए, जो स्टैंडिंग क्रॉप सब खत्म हो गए, जो लोग बेघर हुए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन हुआ, हम उसके लिए सारी दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहे। हमने बड़ी कॉन्फ्रेंसेस की, हमने बड़े वायदे हमसे किए गए, अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन पूरी नहीं हो सकी, अभी तक उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो सकी। वो घर जो बनने थे अभी तक बनने शुरू मुश्किल से हुए होंगे थोड़े बहुत, लेकिन फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जैसे अभी आगा साहब ने कहा छोटे छोटे डैम, हाँ बने हैं छोटे छोटे डैम, लेकिन कहाँ कहाँ बने हैं? वो कहीं बलूचिस्तान में बने होंगे, कहीं थर के एरिया में बने होंगे, कहीं किधर बने होंगे। लेकिन मैं अगर आपकी पंजाब की बात कर रहा हूं तो पंजाब तो माशाल्लाह 5 दराओं का सूबा है।
ये पानी जो है दरिया में चला जाता है, दरिया नीचे है, जमीन ऊपर है, इस लिहाज से ये पानी दरियाओं में चला जाएगा। बारिशें बहुत हो रही हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन ये सारी चीजें केटर करने के लिए मैंने अभी भी कहा ना कि जी एक दिन में तो न डैम कोई बन सकता है। हम तो पिछली रिहेबिलिटेशन के भी फिक्र में हैं बैठे, आगे की जो प्रोग्रेस है, आगे की जो न्यू डेवलपमेंट है, उसमें भी तो टाइम ही लगेगा ना। इसलिए छोटे मोटी मैनेजमेंट हम कर सकते हैं तो कर सकते हैं, जो फायर, जिसको फायर फाइटिंग कह सकते हैं, फ्लड फाइटिंग कर सकते हैं। फायर फाइटिंग और फ्लड फाइटिंग के तो हम थोड़े बहुत कर सकते हैं, लेकिन कोई मेजर डेवलपमेंट का ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो कि जी हम इस ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला कर सकें, इसके लिए पाकिस्तान को मैं समझता हूं अभी बहुत टाइम चाहिए। राइट, ओके, चले जी जी, ये बहुत उम्दा बात कही उन्होंने। देखिए, मैं फिर भी कह रहा हूँ कि जो लोग पहले मुतासिर थे लास्ट ईयर की बारिश से, वो आज भी जो है मुतासिर हैं। यानी उनका रिहेबिलिटेशन, जो निसार खोड़ साहब फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका रिहेबिलिटेशन। मैं अभी एक सिंधी टीवी को मैं देख रहा था, वो तो उसमें हमारे एक सिंधी भाई बेचारे बता रहे थे, कहने लगे अभी तक हमें तो घर भी नहीं मिले, अभी तक एड भी नहीं मिली, हमें जो टेंट मिलने थे वो भी नहीं मिले। तो मतलब ये कि सिचुएशन इज़ वेरी बैड। और अगर हम थोड़ा सा नेशनल ज्योग्राफी की बात को तस्लीम कर लें, तो जो बारिशें अब सिंध में आने वाली हैं, उसका मतलब ये कि एक और ऐसा मतलब कि नहीं, स्पेल भी आएगा, और सबसे बड़ी रजा कि जो लोग मुतासर होंगे, फिर एक और मतलब तबका पैदा हो जाएगा कि जो आपसे मदद का मुस्तहक होगा, जो आपसे मदद चाहेगा, जो आपसे रिलीफ चाहेगा। तो ये तो इतना बड़ा संगीन मसला हो जाएगा। और मैं फिर भी आपसे बता रहा हूँ कि देखिए, दो ही पोल्यूटर्स हैं जो ज़्यादा बड़े नहीं है, अमेरिका और चीन है। इनको सोचना चाहिए कि इनका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो यकीनी तौर पर होना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी। इंसानियत के नाम पे तो नहीं होना चाहिए ना, उसका एक कंट्रोल करें। अब देखिए 1.5 पर एग्रीमेंट हुआ था कोयोटो में, है ना, आज वो देखिए 2 पॉइंट सेल्सियस पर आ गया है। बताइए कितना ख़तरनाक तरीके से आपका जो लेवल है वर्ल्ड का जो है बढ़ रहा है। कैसे रोकेंगे? यही लोग जो है ना आपस में बात करके, आपस में कोई एक नया माहिदा करके। अब देखिए, जो पेरिस एग्रीमेंट की आप बात कर रही थी, पेरिस एग्रीमेंट में क्या उनको पैसे मिले? इतने नहीं मिले ना। तो मतलब ये कि दे वांटेड टू डेवलप ए न्यू टेक्नोलॉजी। जब न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो जाहिर है कि कार्बन, जितने भी ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, वो भी रोका जा सकता है। आगे बढ़, ठीक हो गया। चले, ये तो हमने बात की, अब थोड़े सा सियासी मंजरनामे पे भी बात कर लें। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि IMF का वो हो गया है, आगा मसूद साहब जो फर्स्ट हमारे पास किस्तानी थी, उसका जो है स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया। उसके बाद अब वज़ीर आज़म आज कहते हैं कि IMF मुआहिदे की पासदारी करेंगे और इससे पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला है। पिछली हुकूमत ने IMF की शराइत की धज्जियां उड़ाई, लेकिन अब हम IMF की शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। अच्छा, हमने कल और परसों देखा बहुत ज़बरदस्त, जब आगाज़ हुआ हफ्ते का तो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आया, स्टॉक भी बहुत तेज़ी में आया और डॉलर और सोने के रेट भी बहुत नीचे गिरे। इन्फ्लेशन रेट फिर सारे जो आपके इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उन्होंने भी, और यहाँ पाकिस्तान में लोकली भी जी उन्होंने भी किया। उसके बाद मोडीज और फिच ने लेकिन कल बताया कि जी अभी बहुत आपको चैलेंजेस हैं, क्योंकि आपने 25 अरब डॉलर जो है वो आपने किस्तें देनी है, जो कर्ज हमने लिए हुए उनके, उसमें तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। फिर उसके बाद आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर फिर महंगा हो गया। तो ये जो सिलसिला ऊपर नीचे जाने का, आप इसको कैसे देख रहे हैं? ये नहीं थमेगा क्या अभी भी? क्योंकि अब IMF का एक प्लान तो आ चुका है, ये तो इसको तो अब स्मूथ होना चाहिए, स्मूथ सेलिंग की तरफ जाएंगे क्या? देखिए ये स्टैंड बाई अरेंजमेंट कहलाता है, SBA स्टैंड बाई अरेंजमेंट है, जिसके तहत आपको $3 बिलियन मिले हैं। अच्छा, $3 बिलियन से जाहिर है कि आपको एक थोड़ा सा रिलीफ मिला है ना। फिर इसके बाद एक, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जिसकी तरफ आपने इशारा किया है वो ये कि $2 बिलियन तकरीबन हर महीने इनको अदा करने पड़ेंगे जो इन्होंने कर्जे लिए हैं। अब मिसाल के तौर पर $25 बिलियन ये कहाँ से लेकर आएंगे, किसके पास जाएंगे? देखिए, ये भी $3 बिलियन जो मिले हैं, ये मैं आपको बता दूं, इसमें सऊदी अरब का और UAE का बहुत बड़ा मतलब किरदार है। और इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी कोशिश की और पेरिस में जाके वो मिले। तो मैं सिर्फ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि जो सूरत हाल इस वक्त है पाकिस्तान की इकोनॉमी का, वो इस तरीके से नहीं समझ सकते। देखिए, इतनी सख्त शराइत हैं। अब ये लोगों आवाम को तो बताते नहीं ना, तो वो शराइत क्या है। चलिए हम थोड़ी सी 1-2 बात बता दें। अब आप अपने असेट बेच रहे हैं, आप कहना, फिर असेट जब आप बेचेंगे, जो आपकी नॉन परफॉर्मिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, उस पर क्या होगा?
पंदरबाट बचेगी। खूब मतलब ये कि जिस तरीके से देखिए IMF का एक शिकायत है जो ये लोग जाहिर नहीं करते। IMF कहते हैं कि भाई जब तक कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन नहीं ख़त्म होगा, जब तक अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है सादगी इख्तियार नहीं करेंगे आप और अपनी आमदनी से ज़्यादा अखराजात करेंगे तो आपकी इकोनॉमी सही नहीं हो सकती और आप मुसलसल लोगों के पास जाके भीख मांगेंगे। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये जो 3 बिलियन आपको जो मिले हैं इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक आपको थोड़ा सा एक टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन आपको खुद मतलब ये कि फिर आगे बढ़ना होगा। वो आप कैसे आगे बढ़ेंगे उसकी प्लानिंग आपको मालूम। आप तशरीफ नहीं रखती थी, आप जर्मनी गई हुई थी, तो उसके बाद एक इसाक डार ने कहा था हमारे साथ B प्लान है, तो मैंने B प्लान पूरा पढ़ा। इन्होंने बताया भी नहीं था। एक रिपोर्टर ने पूछा कि इसाक डार साहब बताइए B प्लान क्या, तो ही डिडंट से एनीथिंग अबाउट द B प्लान। तो जब मैंने मतलब इस पर डिस्कस किया तो इनके पास B प्लान ये है कि जितने भी आपके पास एसेट्स हैं आप उनको फरोख्त करते चले जाइए। जी, वो कल एक निजी चैनल पे जब उनका इंटरव्यू था वो पूछा किसी एक सहाफ़ी ने और कि आप जो है वो उसको लीज पे दे रहा है, तो उन्होंने कहा लीज पे नहीं दे रहा है, आउटसोर्स कर रहा है। तो उसने कहा ये लीज और आउटसोर्स का मतलब बता दें डिक्शनरी में, इट्स द सेम थिंग। जाती हूँ सेटर निसार खोड़ो साहब की तरफ। निसार खोड़ो साहब, आम आदमी को क्या रिलीफ मिलेगा? वो जो बिजली के नर्ख की बात हो रही है उसमें इजाफा करने की, और जो दूसरी मामलात है उसमें भी एक रोजमर्रा में जो 32,000 रुपए तनख्वाह कमाने वाला है जो कि हुकूमत ने रखी है एक अमाउंट मैक्सिमम या मिनिमम जिसको कहते हैं आप वेज, तो वो क्या गुजारा कर सकेगा इस सारी सूरत हाल में? देखें, बात सुने, अभी तक तो पाकिस्तान के लिए ये कहा जा रहा था कि डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है। ठीक है, जवाबन जरदारी साहब ने कहा भाई वो कोई बात नहीं है, डिफॉल्ट करते हुए भी दूसरे ममालिक जो हैं वो सरवाइव कर जाते हैं। अभी तो डिफॉल्ट वाली बात का शुक्र है कि अब जाके वो बात नहीं हो रही। मुझे भी पता है कि ये बेल आउट पैकेज है IMF का, स्टैंड बाय, ठीक है, लेकिन कर्जा लेके कब तक हम सब कुछ करते रहेंगे? मैं सिर्फ ये प्रपोज करता हूं, ये बहुत से लोग कहते हैं करप्शन खत्म करो, करप्शन खत्म करो। कौन कहता है कि करप्शन होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कैसे खत्म होगी उसके बहुत मुसीबतें और बहुत बड़े सिस्टम लागू जब हो और जब उससे इंप्लीमेंटेशन हो। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब दूसरे ममालिक डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? डॉक्यूमेंटेड, चाहे रिटेलर हो वो भी डॉक्यूमेंटेड हो, इंडस्ट्री हो डॉक्यूमेंटेड हो। हम इनडायरेक्ट टैक्सेस लेते रहते हैं, लेकिन डायरेक्ट टैक्सेस के लिहाज से भी हमें सोचना चाहिए कि ये कंट्रीब्यूशन किस तरह से बढ़ सकती है। क्या सिर्फ सेल्फ असेसमेंट बढ़ा सकेगी या फिर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बना सकेंगे? अगर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी हो तो मैं समझता हूं फायदा हो सकता है। जब ईरान जैसा मुल्क डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कर सकता है तो पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकता? अगर ये गलत फैसला है, अनपॉपुलर फैसला है, तो जब मुसीबतें आती हैं तो अनपॉपुलर फैसले भी करने पड़ते हैं। इस लिहाज से अगर ये बेल आउट पैकेज हमें न मिलता तो फिर प्लान बी की बात हो रही थी। नहीं भाई, अगर कोई हमारी मदद को नहीं कर रहा तो हमारे पास जो एसेट है हम उनको बेच तो सकते हैं। ये बात तो एज एन ऑल्टरनेट कही गई थी। ये पाकिस्तान का नस्बुल ऐन नहीं है। पाकिस्तान ने जो कुछ भी बनाया हुआ है उसको बेचने के लिए नहीं बनाया, लेकिन मैं समझता हूं उसका इस्तेफादा लें, उसका फायदा उठाएं। पाकिस्तान की इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। उसमें 6 महीने लगे तो करो, साल लगे तो करो, 3 महीने लगे तो और ज्यादा अच्छा। ये बात होगी। कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हम सब हैं, उसमें एग्रीकल्चरिस्ट भी कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है, उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी है, उसमें रिटेलर भी है, उसमें सब है। अगर ये करेंगे तो कुछ ना कुछ मिलेगा मौका पाकिस्तान को आगे बढ़ने का। थैंक यू। भाई, शौकत अजीज साहब के ज़माने में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का इतना शोर हुआ था कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट किया जाए, ताकि ये कि लीकेज ख़त्म हो और ये कि हम इकोनॉमी में जो है ना मज़ीद तरक्की आए। लेकिन शौकत अजीज साहब के ज़माने से लेकर आज है ना, आज हम देख रहे हैं कि कोई डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा। जैसे चल रहा है उसको चला रहे हैं। मैं समझता हूँ कि देखिए हमें संजीदा होना चाहिए। मसला ये है कि पाकिस्तान में
लोग अभी तक मामलात के सिलसिले में संजीदा नहीं है। वो समझते हैं कि हम गैर ममालिक से जाके पैसे ले लेंगे, उनसे हमारा मतलब ये कि रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आवाम जो है ना, जिस तरीके से पिस रहे हैं इस महंगाई में, जिस तरीके से उनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, कारखाने बंद हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में कोई तवज्जो देने को तैयार नहीं है। देखिए, जब लोग तनकीद करते हैं तो खुदा न खास्ता ये मकसद नहीं होता कि वो किसी को बदनाम करना चाहते हैं या रुस्वा करना चाहते हैं। उनका बुनियादी मकसद ये है कि आइन के तहत जो आवाम को, आइन के 1, 2, 3 पहले क्लासेस पढ़ लीजिए, सारे प्रोग्रेसिव क्लासेस हैं पाकिस्तान के आइन में, कि भाई आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम के सिक्योरिटी मिलेगी, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, हर चीज़ का जिक्र है। लेकिन कोशिश ये की जाती है कि आवाम के जो मुतालबात हैं, जो उनकी एहतजाज हैं, जो उनकी ज़रूरत हैं, उसको कभी पूरा नहीं किया था। आज हम सूरत हाल हमारी ये है, हमारी गुरबत की, आप 10 करोड़ आवाम जो हैं बेचारे गुरबत की लाइन से नीचे हैं, है ना, और 5 करोड़ आवाम जो हैं उनको, नौजवानों को नौकरी नहीं मिलती। ये ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है इस मुल्क में? ब्रेन ड्रेन इसलिए हो रहा है ना, अब ये जो ग्रीस के करीब जो बेचारे लोग मरे 300, खुदावंद ताला उनको मतलब ये कि उनके दर्जात बुलंद करे, भाई हम तो ये दुआ ही कर सकते हैं, गरीब लोग थे। आप मुझे बताइए क्यों ब्रेन ड्रेन हो रहा था? बिकॉज देयर वाज नो अपॉर्चुनिटी इन पाकिस्तान एंड यू डिडंट क्रिएट द अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। तो इस तरह जब तक आप नहीं करेंगे, जिस तरीके से आप सर जोड़ के नहीं बैठेंगे, यहाँ लोगों को एक दूसरे से लड़ाई से फुर्सत नहीं है, एक दूसरे को बदनाम करने से फुर्सत नहीं है। दे वांट टू पुल डाउन द स्ट्रिंग्स कि किस तरीके से लोगों को नीचे कराया। भाई, आप मुल्क चलाने के लिए आपको बड़ी कुशादगी दिल का मुजाहरा करना पड़ेगा, बड़े कुशादा जहन का मुजाहरा करना पड़ेगा, बड़ा लचक पैदा करनी पड़ेगी। आप देखें, आप अपने इंडिया को देख लीजिए, मैंने कहा ना कि आज 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन रही है। आप हिंदुस्तान से मुकाबले नहीं कर सकते। हिंदुस्तानी कहते हैं हमारा मुकाबला तो चीन से है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें बड़ा ये सोचना चाहिए कि अगर कोई शख्स तनकीद कर रहा है या कोई शख्स कोई निशानदेही कर रहा है, कोई बात बता रहा है, तो उसका बुनियादी मकसद ये है कि वो अपने वतन से मोहब्बत करता है, आवाम से मोहब्बत करता है, और वो चाहता है कि उनको आइन के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो ज़रूरियात का निशानदेही की है वो उसको मिले। तो आज हम यही देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं निसार खोड़ू सही कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो तो शौकत अजीज़ साहब के ज़माने से हो रही है, लेकिन आज तक किसी ने डॉक्यूमेंटेशन की कोई कोशिश भी नहीं की। ठीक हो गया। निसार खोड़ा साहब, आपकी तरफ आऊंगी वापस। निसार साहब, आपको आवाज आ रही है ना? मैं आज थोड़ा सा बोलना चाहता था। जी बोलिए। देखें, पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर आप एग्रीकल्चर को कोई हिस्सा मानते हैं तो वो 60-70% लोग एग्रीकल्चर बेस्ड हैं, वो सेल्फ एम्प्लॉयड कहलाते हैं। महंगाई का मुकाबला करने का एक तरीका तो ये है कि इनकम बढ़ाओ। अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट के तबके को 60-70% लोगों को अगर बेहतर मार्क्स मिलेंगे, आपकी रोजगार के मौके भी निकलेंगे। सेल्फ एम्प्लॉयड वो वैसे ही होते हैं। क्रॉप होगा तो आपको ये इनकम जनरेट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा तबका है तनख्वाहदार ग्रेड 1 से लेके जहां तक, लेकिन मैं ग्रेड 1 की बात कर रहा हूं कि वो कैसे गुजारा करे। उसके लिए हमने हो सकता है कहा हो कि 35,000 या 32,000 पर मंथ मिलने चाहिए, ग्रेड 1 की बेसिक तनख्वाह जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए। लेकिन फिर फर्क फिर ये आती है सवाल कि ये क्या सबको मिल रहा है या सिर्फ सरकारी इदारों में मिल रहा है और प्राइवेट इदारों में नहीं मिल रहा। अगर प्राइवेट इदारों में भी इस तरह से मिलना जाए तो थोड़ी सी किराए थोड़ी सी कम होगी। लेकिन इनकम बढ़ाओगे तो फिर वो महंगाई का मुकाबला कर सकेंगे। इनकम जेब में होगी तो वो बाजार जा सकेगा, बाजार जाएगा तो कुछ न कुछ खरीदेगा, तो बाजार में जो दुकान बनाने वाले हैं उनकी कुछ न कुछ रोजी होगी। ये सर्कल होता है, जो सर्कल इस तरह से घूमता रहता है। हमने पिछले साल सिंध की मैं बात करूं, लगभग 10 महीने लोग बगैर किसी इनकम के जिंदा रहे हैं, बगैर किसी इनकम के। क्रॉप सारे तबाह हो गए, एक क्रॉप तबाह हुआ, दूसरा क्रॉप तैयार होने के लिए 5-6 महीने का इंतजार करना पड़ा। ये 10 महीने लोगों ने तंग गुजारा है। अब अगर गंदम की हमने अगर नरख बढ़ा दिए तो यकीनन कुछ न कुछ हौसला मिला लोगों को। वो गंदम की कमाई लेके बाजार आए होंगे, अपनी जरूरियात जिंदगी पूरा करने के लिए दुकान पे गए होंगे। दुकान वालों के मटेरियल जो बना हुआ है, जो लोकल मटेरियल बना हुआ बिका होगा, वो फैक्ट्री को फायदा होगा, दुकान वाले को फायदा होगा। पता नहीं कितनी चीजें हैं। हाउसिंग इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनको देख लीजिए, जब होगा पैसा तो लगेगा।
मुसीबत ये है कि पिछले साल की इस 10 महीने की वबा ने, पानी और सैलाब ने जिस तरह से हमारे साथ हैवक खेला है, ये इससे रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए, इसके रिकवर करने के लिए टाइम चाहिए। जब ये सब कुछ हो गया तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। अगर हम अखराजात की बात कर रहे थे कि जी इनकम से ज्यादा अखराजात ना करो, तो क्या हम डेवलपमेंट करना छोड़ दें? अगर डेवलपमेंट करना छोड़ देंगे तो उसके अपने मुहरकात हैं, उसके अपने नतायज हैं, उसके अपने नेगेटिव नतायज है। न वो कम कर सकते हैं, न तनख्वाहें कम कर सकते हैं। तो कैसे पाकिस्तान की इस उलझनों में ये सारे दिन गुजर रहे हैं और फिर IMF भी ऊपर बैठा हुआ है। राइट, टेकिंग दी एक मिनट सेंटर साहब, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ योर प्रेजेंस टुडेज शो, कल हमने वैसे इस पे बात की थी और सेनेटर राना मकबूल साहब जो है उनसे मैंने इस पे जवाब लिया था, उनसे भी मैं आपसे भी एक सवाल करना चाह रही थी, वो ये बस फिर हम वाइंड अप की तरफ जाएंगे। मैं आगा मसूद साहब आपसे भी वाइंड अप मैसेज लेके एक ये भी बात बताइएगा, अब जैसे कि हम बात करते हैं कि 32,000 रुपए एक आम आदमी की सैलरी है, कल ही बिल पास हुआ सेनेट से कि जी 20% मजीद बढ़ा दिए उस सैलरी में जो कि जजेस लेते हैं। फिर चेयरमैन सेनेट का भी की सैलरी के जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हम देखते रहे हम कि किस किस्म के हैं, तो कहाँ 15-15 20-20 लाख रुपए तनख्वाह, कहाँ 32,000 रुपए तनख्वाह। क्या ये मौजूदा सूरत हाल में हम इसके ऊपर भी कोई काबू नहीं पा सकते? बिल्कुल काबू पा सकते हैं। मैंने कहा ना, जब सेनेट के चेयरमैन साहब ने अपने लिए इतनी सारी मराहत ले ली और फिर साथ ही जज साहबान की भी उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी, तो आपको कहने का मौका मिला, आपको कहने का मौका मिला कि जी फर्क देखो, कहाँ 35,000, कहाँ 20 लाख रुपए। सर बहुत बड़ा फर्क है, ह्यूज, कोई छोटा मोटा फर्क भी नहीं है। हाँ, छोटा मोटा फर्क भी नहीं है, छोटा मोटा फर्क भी नहीं है। इसलिए ये बेजा चीजें नहीं होनी चाहिए। राइट जी, आगा मसूद देखिए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए इनकम कैसे बढ़ेगी। देखिए आप टैक्स नेट को बढ़ा नहीं रहे, ठीक ना। एग्रीकल्चर सेक्टर का जो बात निसार करोड़ कर रहे हैं, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना टैक्स देते हैं, तो वो भी तो मतलब ये देखना चाहिए ना। तो मैं समझता हूँ कि वो सही मिफ्ता इस्माइल ने बिल्कुल सही लिखा था डाउन में कि 1% लोग जो है ना, बड़े लोग जो है ना, वो जिसको इलीट कहते हैं, इलीट जो है कहाँ टैक्स देता है? टैक्स तो आप इनडायरेक्ट दे के गरीबों से लेते हैं टैक्स, उन्हीं के टैक्स पैसे पर आप हुकूमत चलाते हैं। तो जब तक आप टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कि उसको आप वसी नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनका टैक्स नहीं लेंगे, तो आप जब तक कि आमदनी आपकी नहीं बढ़ेगी, तो आप ना तो परचेजिंग पावर आपकी बढ़ेगी, ना आपसे गुर्बत ख़त्म होगी, ना ही आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं गवर्नमेंट के वो भी ठीक से काम नहीं कर सकेंगे। और ये जिस तरीके से पर्क्स ले रहे हैं लोग, मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी बहुत भी इनमें अगर इंसानियत का दर्द होता तो ये पर्क्स वापस कर दें और कहें कि भाई हमें ये पर्क्स नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे गरीब आवाम जो है सफ़र कर रहे हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग जो है सफ़र कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आप में थोड़ा बहुत सिला रहमी है, जिस पर इस्लाम ने बड़ा जोर दिया है, अगर सिला रहमी है तो आप कर सकते हैं, अगर सिला रहमी नहीं है तो फिर ये है कि आप दुआ ही कर सकते हैं कि लोगों में रहम पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर निसार खोर साहब आपका, आगा मसूद साहब आपका, दोनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। आज अच्छे अहम 2 मौज़ूआत के ऊपर जो है गुफ्तगू हुई प्रोग्राम में, और कोशिश ये करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू हो और ऐसी गुफ्तगू हो जिससे कोई आवाम के लिए कोई भलाई और कोई असबाब बन सकें। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान बसैफ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।